अचानक से ये तीनों कहाँ चले गए? एक साथ तीनों आत्माओं को गायब होते देख वीर भी परेशान हो गया। तभी उसे तीनों आत्माओं की आवाज एक साथ सुनाई दी। अगर तुम चाहते हो हम ये जगह छोड़ दें तो पहले हमारा हिसाब करो, हमारा कर्ज चुकाओ, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। आत्माओं की शर्त सुनकर वीर ने मन में सोचा, मुझे कुछ तो करना होगा। इन तीनों आत्माओं को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला। वीर ने अपना सारा सामान हटाया और आधी रात में वापस अपने घर पहुंच गया। पूरी रात वीर को नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि उसे किसी भी हाल में इन तीनों आत्माओं को मोक्ष दिलाना होगा। इसलिए अगले दिन सुबह वीर जल्दी से तैयार हुआ और वापस सेट पर पहुंच गया। मल्टीप्लेक्स स्टूडियो में वीर जब सेट पर पहुंचा तो सेट पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसने एक क्रू मेंबर को बात करते हुए सुना। क्या होगा प्रोड्यूसर साहब का जब उन्हें ये बात पता चलेगी? तभी दूसरा आदमी बोला, सच में बेचारे ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इस पिक्चर पर लगा दी थी। उन्हें क्या पता था कि आखिरी मौके पर ऐसा हो जाएगा। दो लोगों को बात करते सुन वीर उनके पास गया और बोला, क्या हुआ है? किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? आपको नहीं पता सर, सोनल मैडम ने शूटिंग करने से मना कर दिया है। प्रोड्यूसर का सारा पैसा डूब गया। इस सेट को खड़ा करने में काफी मेहनत और पैसे लगे थे। इस खबर को सुनकर वीर के होश उड़ गए और वो सीधा सोनल कपूर की वैनिटी में पहुंचा, जहां उसके सामान की पैकिंग चल रही थी। वीर को अपने सामने देखकर सोनल ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम आ गए वीर, वैसे भी मैं यहां से निकलने ही वाली थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस सोनल, वो भी अकेले में, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। या श्योर वीर, बैठो ना। इतना कहकर सोनल ने अपनी वैनिटी से बाकी लोगों को बाहर कर दिया। तभी वीर ने कहा, प्लीज मिस सोनल, इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए। अचानक से आप इस फिल्म की शूटिंग को नहीं रोक सकती। एक बार उन लोगों के बारे में तो सोचिए जिन्होंने दिन रात करके ये सेट तैयार किया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में तो सोचिए। आई नो वीर, लेकिन तुम जानते हो ना मैं किस मेंटल स्टेट से गुजर रही हूं। पिछले दिनों मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तुम अच्छे से जानते हो। ऐसे में मैं अपनी इमेज के ऊपर रिस्क नहीं ले सकती। लोग मुझे पागल कह रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज मिस सोनल, एक बार मेरे कहने पर रुक जाइए। सिर्फ मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज वीर मत रोको मुझे ऐसी 10 पिक्चर्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी। एग्जैक्टली, आपको तो 10 पिक्चर मिल जाएंगी, लेकिन उन लोगों के बारे में तो सोचिए जिनका ये पहला प्रोजेक्ट है। नहीं, आप इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। आपको रुकना होगा प्लीज मिस सोनल। वीर के काफी बार कहने पर सोनल ने कहा, तुम जानते हो ना ये जगह हॉन्टेड है, तो तुम सब कुछ कैसे ठीक करोगे वीर? वो आप मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे 2 दिन दे दो, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू मिस सोनल। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं 2 दिन और इंतजार करने को तैयार हूं वीर, लेकिन याद रखना सिर्फ 2 दिन। सोनल कपूर की बात सुनने के बाद वीर सीधा सेट से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सोनल कपूर मन में सोचने लगी, जिंदगी में ऐसा लड़का पहली बार देखा है जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। सचमुच तुम में कुछ तो ऐसा है वीर जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। एक दिन बाद वीर रास्ते में गाड़ी चला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन आत्माओं के घर का पता कैसे लगाए। तभी उसने अपना फोन निकाला और गूगल पर सर्च करने लगा, अरोड़ा कॉटन टेक्सटाइल न्यूज। जैसे ही वीर ने अरोड़ा टेक्सटाइल्स का नाम डाला, उसे एक 10 साल पुराना न्यूज आर्टिकल दिखा जिसमें लिखा था, अरोड़ा टेक्सटाइल्स के एक मजदूर का हाथ कटा, मालिक ने किया 10 लाख मुआवजा देने का वादा। पूरी खबर पढ़ने के बाद वीर को सतीश, अफजल और अमरिंदर के परिवार की सारी डिटेल्स मिल गई और उसने खुद से कहा, मुझे सतीश के घर जाना होगा और उसके परिवार की मदद करनी होगी। इतना सोचते हुए वीर उस न्यूज पोर्टल पर पड़े सतीश के पते पर पहुंच गया, लेकिन उस जगह पर अब एक नया कॉम्प्लेक्स बन चुका था जिसमें कई सारी दुकानें थी। जब वीर ने वहां के लोगों से सतीश के बारे में मालूम किया तो एक दुकानदार ने बताया, हाँ सर, यहाँ पहले कॉलोनी हुआ करती थी जहाँ लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज रहती थी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बने तो काफ़ी साल हो गए। पता नहीं कहाँ गए होंगे वो लोग, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये जानकर वीर सोचने लगा, अब कहाँ ढूंढूंगा मैं सतीश के परिवार को। इतना सोचते हुए वीर ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से मदद मांगने लगा। इतने में एक दुकानदार उसी कॉम्प्लेक्स से बाहर आया और बोला,
आप सतीश को ढूंढ रहे हैं सर? जी हाँ, आप कौन? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। सतीश का बेटा राजू मेरी दुकान पर सेल्समैन है। इस बात को सुनकर वीर सीधा राजू के पास गया। राजू मात्र 15 से 16 साल का लड़का था जो दूसरों की दुकान पर काम करता था। राजू को देखकर वीर ने कहा, मुझे तुम्हारे घर जाना है राजू, क्या तुम मुझे ले चलोगे? बिल्कुल सर, लेकिन हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। डरो मत, मैं तुम लोगों को पकड़ने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूं। वीर की बात मानकर राजू उसके साथ अपने घर गया। सतीश के घर पर सतीश की बीवी अपने बच्चों के साथ एक कमरे के किराए के मकान में रहती थी। अपने बेटे राजू को इंस्पेक्टर के साथ देखकर वो थोड़ा घबरा गई और बोली, क्या हुआ राजू, तूने कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं माँ, इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद करने आए हैं। तभी वीर ने सतीश की बीवी से कहा, मैं आप लोगों को आपका कर्जा लौटाने आया हूं। कैसा कर्ज? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको याद होगा अरोड़ा टेक्सटाइल्स के मालिक ने आपके पति को 10 लाख का मुआवजा देने का वादा किया था। जी हाँ, वादा तो किया था, लेकिन उस मिल का मालिक तो भाग गया ना। मालिक भले ही भाग गया हो, लेकिन आपका मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए ये पैसा रख लीजिए। इतना कहते हुए वीर ने एक चेक निकाला और उसे सतीश की बीवी के हाथ में दे दिया। 10 लाख का चेक देखकर सतीश की बीवी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी वीर आगे बोला, आज से आप अपने बेटे को पढ़ाएंगे आंटी जी, और उसे अभी से काम में नहीं लगाएंगे। आगे आपको किसी भी चीज़ की मदद लगेगी तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। जाते वक्त वीर ने सतीश के परिवार से अफजल, अमरेंद्र और बाकी सभी मजदूरों के परिवार का भी पता लिया और सबको सबकी बाकी सैलरी का चेक दे दिया। सारा काम निपटाकर वीर वापस पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। तभी रास्ते में पीहू लॉकेट से बाहर निकल आई और बोली, वाह बड़ी, तुम तो बहुत अमीर हो। 10 लाख रुपए तुमने अपने पास से दे दिए सतीश की फैमिली को। पीहू की बात पर वीर हंसने लगा और बोला, लगता है जब मैं नेताजी के घर गया था तो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया था, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता नहीं है। दरअसल ये अरोड़ा टेक्सटाइल वाला जो है ना, उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज है देहरादून में, जिन्हें सीज करवाने की धमकी दी थी मैंने अरोड़ा टेक्सटाइल्स के मालिक को। अपनी प्रॉपर्टी जाने के डर से तुरंत वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। तब हमने उससे बाकी सभी मजदूरों की सैलरी और सतीश की फैमिली का मुआवजा वसूला। इसलिए तुम जैसे समझ रही हो वैसा नहीं है। जो पैसा मैंने सतीश की फैमिली को दिया है वो मेरा नहीं था। वेरी स्मार्ट बडी, मानना पड़ेगा तुम्हें। इस बार तो तुमने मुझे भी इंप्रेस कर दिया। पीहू की बातों पर वीर हंसने लगा। तभी पीहू बोली, ज्यादा हंसो मत बड़ी, क्या पता कोई नई मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही हो। इतना कहकर पीहू वापस से लॉकेट में चली गई। मल्टीप्लेक्स स्टूडियो के सेट पर वीर मल्टीप्लेक्स स्टूडियो के सेट पर पहुंचा तो वहां शूटिंग ठप पड़ी थी। सोनल कपूर डर के मारे अपने होटल से सेट पर आई ही नहीं थी। तभी वीर ने खुद से कहा, यह अच्छा मौका है, मुझे उन तीनों आत्माओं से बात करनी होगी। इतना सोचते हुए वीर सेट के अंदर गया और उसने चीखते हुए कहा, मेरे सामने आओ तुम सभी, अब तुम्हें यहां से जाना होगा। मैंने सतीश के परिवार को उसका मुआवजा और तुम लोगों की सैलरी तुम्हारे परिवारों तक पहुंचा दी है। अब तुम यहां नहीं रह सकते। वीर के चीखने पर एक एक करके सतीश, अफसल और अमरेंद्र की आत्मा उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, हम तब भी यहां से नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लगा चंद पैसे देकर तुम हमें हमारी जगह से हटा दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह गलत है। तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूं तो तुम लोग इस जगह को छोड़ दोगे। हाँ, कहा था हमने, लेकिन सिर्फ पैसे देने से कुछ नहीं होगा। इस जगह पर वापस से मिल को शुरू करवाना होगा, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन मिल वापस कैसे शुरू हो सकती है? यहां तो सेट बन चुका है ना। वो सब हम नहीं जानते। अगर तुम्हें हमें मुक्ति देनी है तो तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि यहां मिल वापस शुरू की जाएगी। बोलो, करोगे हमसे वादा? आत्माओं की बात सुनकर वीर मन में सोचने लगा, मेरे पास इनकी शर्त मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना सोचते हुए वीर ने कहा, ठीक है, मैं सरकार से बात करूंगा, इस जगह पर वापस से मील शुरू करवाई जाए। लेकिन पहले इस फिल्म की शूटिंग पूरी होगी और तुम लोग सोनल कपूर या किसी भी सेट के इंसान को परेशान नहीं करोगे। बोलो, मंजूर है? तीनों आत्माओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोली, ठीक है, हमें मंजूर है। हम अपने वादे पर अटल रहेंगे और जिस दिन यहां पर मिल वापस चालू हो जाएगी हम अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। इतना कहते हुए तीनों आत्माएं अदृश्य हो गई
और वीर ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत सोनल कपूर से फोन करके बात की और कहा, आप कल से शूटिंग शुरू कर सकती हैं मिस सोनल। यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स थी मैंने सॉर्ट कर दी है। अब आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। वीर पर भरोसा करके सोनल कपूर सेट पर वापस लौट आई और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। सेट पर सभी लोग खुश थे और इस बार शूटिंग स्मूथली चल रही थी। कहीं पर कोई भी गड़बड़ नहीं थी। कई दिन बीत गए। वीर रोज सोनल की प्रोटेक्शन के लिए टाइम से आ जाता। दोनों घंटों बैठकर वैनिटी में गप्पे मारते। कब वीर के लिए मिस सोनल सिर्फ सोनल बन गई उसे पता ही नहीं चला। एक दिन वैनिटी में सोनल ने वीर से कहा, एक बात पूछूं वीर, बुरा तो नहीं मानोगे? आखिर ऐसा क्या किया तुमने जो मेरे साथ सब कुछ ठीक हो गया और मुझे वो लोग दिखना बंद हो गए? सोनल के इस सवाल पर वीर हंसने लगा और बोला, छोड़ो ना सोनल, उन सारी चीजों को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब वैसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। वीर ने इस बात को टाल दिया। इतने में सोनल की वैनिटी का दरवाजा नॉक करके उसका सेक्रेटरी अंदर आया और बोला, एक और गड़बड़ हो गई है मैडम। कैसी गड़बड़? साफ साफ बोलो, सोनल ने कड़े लहजे में पूछा। सेक्रेटरी बोला, ये देखिए मैडम। इतना कहते हुए सेक्रेटरी ने न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल सोनल और वीर के आगे रख दिया जिसमें बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी थी, एक्ट्रेस सोनल कपूर का नया बॉयफ्रेंड वीर प्रताप सिंह। उस आर्टिकल में सोनल और वीर की सेट की कई तस्वीरें एक साथ छपी थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि सोनल वीर को डेट कर रही है। उस न्यूज को पढ़कर वीर काफी घबरा गया और उसने सोनल से कहा, हो क्या गया है आजकल की मीडिया को, कुछ भी उठाकर छाप देते हैं। तुम परेशान मत हो सोनल, मैं अभी इस न्यूज़पेपर वाले की खबर लेता हूं और इस न्यूज को मीडिया से हटवाता हूं। वीर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सोनल हंसने लगी और बोली, रिलैक्स वीर, हमारे प्रोफेशन में ऐसी खबरें आए दिन छपती रहती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। सोनल को इतना चिल देखकर वीर को बड़ी हैरानी हुई। वहीं दूसरी तरफ सोनल मन में सोचने लगी, काश ये खबर सच होती मिस्टर वीर प्रताप सिंह। इस खबर को छपे काफी दिन हो गए लेकिन सोनल ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उसने चुप्पी साध ली। धीरे धीरे फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो गई और सोनल कपूर वापस मुंबई लौट गई। वीर जब उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया तो जाते वक्त सोनल ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी वीर। अगर तुम कभी मुंबई आए तो मुझसे मिलने जरूर आना। जरूर सोनल, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इतना कहकर वीर एयरपोर्ट से निकल गया। वहीं सोनल एक टक वीर को देखती रह गई और मन में सोचने लगी, हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी वीर। क्या सोनल और वीर वापस किसी मोड़ पर टकराएंगे? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। संडे का दिन था। वीर ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी मां से बातें कर रहा था कि अचानक डोरबेल बजने लगी। रमा ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर वीर का दोस्त राहुल खड़ा हुआ था। राहुल जैसे ही अंदर आया, वीर ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोला, कैसा है मेरे यार? आज अचानक आने की कोई खास वजह? हाँ वीर, अपनी शादी का कार्ड लेकर आया था। इतना कहते हुए राहुल ने वीर के आगे अपनी शादी का कार्ड रख दिया। कार्ड को देखकर वीर ने हैरानी से कहा, 3 दिन में तेरी शादी है और तू मुझे आज बता रहा है राहुल? सब कुछ इतना अचानक से तय हुआ कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला यार। आई एम रियली सॉरी। चल कोई नहीं, माफ किया तुझे। वैसे भी इस खबर को सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो राहुल। आखिरकार तुझे तेरे बचपन का प्यार बहुत जल्द हमेशा के लिए मिल जाएगा। हाँ वीर, लेकिन तेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ सोचकर मुझे अभी भी बुरा लगता है। राहुल ने जैसे ही ये बात कही, वीर ने तुरंत बात बदल दी और बोला, तू वो सब छोड़ना, ये बता कि तेरी शादी है कहां से? शिवगढ़ रिजॉर्ट, नाम तो सुना होगा तूने। हाँ बिल्कुल सुना है। राहुल ने कुछ दूर बैठकर वीर और सावित्री देवी से बातें की और फिर आखिरी में कहने लगा, अच्छा अब ज्यादा देर यहां नहीं बैठ पाऊंगा वीर, मैं चलता हूं। इतना कहते हुए राहुल ने सावित्री देवी की तरफ देखा और बोला, प्लीज आंटी, आप लोग रिजॉर्ट में कल से ही पहुंच जाना क्योंकि फंक्शंस कल से स्टार्ट हो जाएंगे। राहुल जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर रमा पर पड़ी और उसने कहा, और हाँ रमा, तुमको भी मेरी शादी में जरूर आना है। जैसे ही रमा ने ये बात सुनी, उसने बत्ती से दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ भैया जी, मैं तो जरूर आऊंगी। इतना कहते हुए राहुल वीर के घर से जाने लगा।
तभी उसे कुछ याद आया और वो बोला, सुनना वीर, मेरा एक छोटा सा काम कर देगा क्या? कैसा काम राहुल? अरे यार, वो पाखी का कार्ड रह गया। अभी उसके घर जाऊंगा तो और टाइम लगेगा। तू उसे एक कार्ड दे देना, बाकी मैं उससे फोन पर बात कर लूंगा। अच्छा, अब मैं चला, मुझे बहुत देर हो रही है। इतना कहते हुए राहुल वीर के घर से निकल गया और राहुल के जाते ही रमा ने कहा, चलो काकी, तैयारियां शुरू करते हैं। राहुल भैया की शादी में बहुत मजा आएगा। उधर पिशाचनी की तिलस्मी दुनिया में पिशाचनी आराम से अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी और खुद को शीशे में देखते हुए कह रही थी, तू कितनी सुंदर है रात रानी। बाहर की दुनिया के लोग तुझे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। सचमुच तुझसे सुंदर कोई नहीं। जैसे ही पिशाचनी ने यह बात कही, तुरंत उसका शीशा अंदर से बोलने लगा, यह सब तो छलावा है। रात रानी का असली चेहरा तो बहुत ही डरावना है। रात रानी अपना असली चेहरा देखने को कहे तो मैं अभी दिखा देता हूं। शीशे की बात सुन पिशाचनी को गुस्सा आ गया और वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। चकनाचूर होते हुए भी शीशे से फिर से आवाज आई, कितने कांच के शीशे तोड़ेगी? जो सच है वो तो सच ही रहेगा। शीशे की इस बात से पिशाचनी पहले से ही गुस्से में थी। तभी वहां पर पिशाच लैला और मेंढक मटरी आ गए और बोले, रात रानी पिशाचनी की जय हो, आपके लिए एक खबर लाए हैं। पिशाचनी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बोलो क्या खबर है? खबर यह है रात रानी की वो वीर का दोस्त है ना राहुल, उसकी शादी हो रही है उसके बचपन के प्यार मोहिनी से। इसलिए वीर अगले 3 दिनों तक शिवगढ़ रिजॉर्ट में रहने वाला है। इस खबर को सुन पिशाचनी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और वो बोल उठी, ठीक है, कर लेने दो उसे अपने दोस्त की शादी में मजे। वैसे भी एक बार मैं इस दुनिया से बाहर निकली तो वो सिर्फ मेरे आगे पीछे डोलेगा। ये सोचते हुए पिशाचनी शैतानी किताब की तरफ मुड़ गई और बोली, और कितना समय लगेगा? कब बाहर निकलूंगी मैं इस दुनिया से? शैतानी किताब से आवाज आई, सब्र कर, फल की चिंता मत कर, तू अगले चरण में बस पहुंचने वाली है। इस बात को सुन पिशाचनी थोड़ा खुश हो गई। तभी पिशाच कुणाल आगे आया और बोला, रात रानी पिशाचनी की जय हो। माफ करिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मैंने अभी अभी सुना कि मोहिनी और राहुल की शादी होने वाली है। आपको अपना वादा याद है ना रात रानी? कुणाल की बात पर पिशाचनी ने कहा, अच्छा, तो ये बात है। ये वही मोहिनी है जिसे तुम पसंद करते हो? जी रात रानी, ये वही मोहिनी है। मैं भले ही अब एक पिशाच हूं, लेकिन मैं अभी भी मोहिनी को चाहता हूं और उसे हासिल करने की इच्छा रखता हूं। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी मेरे अधूरे प्यार को पाने में। पिशाच कुणाल की बात सुन पिशाचनी ने कहा, हां, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी कुणाल, और तुम उस मोहिनी को हासिल करके रहोगे। क्योंकि जब किसी का प्यार अधूरा रह जाता है तो उसे कैसा लगता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए तुम जाओ और जाकर जो तबाही मचानी है मचाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। पिशाच कुणाल पिशाचनी की दुनिया से उसकी इजाजत लेने के बाद निकलने ही वाला था। तभी पिशाचनी ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात का ध्यान रखना कुणाल, कि तुम अब एक पिशाच हो। उस दुनिया से कोई भी मोह मत रखना, क्योंकि आखिरी में तुम्हें फिर से मेरे पास वापस आना है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। जो हुकुम रात रानी। कुणाल वहां से जाने वाला था। तभी पिशाचनी ने मेंढक मटरी से कहा, तुम भी उसके साथ जाओ और कुणाल की मदद करो। पिशाचनी की बात पर मेंढक मटरी मन में सोचने लगा, अरे वाह, अच्छा मौका है, वहां तो अच्छे अच्छे पकवान भी होंगे, मुझे तो मजा आ जाएगा। इतना सोचते हुए मेंढक मटरी फुदकता हुआ कुणाल के पीछे चला गया। कुणाल के जाते ही अचानक से पिशाचनी के कानों में एक आवाज पड़ी, रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी अपने वीर के पास जाना चाहती हूं। प्लीज कुणाल, मुझे भी ले चलो। इस आवाज को सुनकर पिशाचनी ने कहा, शुरू हो गई नौटंकी। इतना कहते हुए पिशाचनी अपने तख्त से उठी और सीधा एक अंधेरे गुप्त कमरे में गई, जहां ईशा बंधी हुई थी। ईशा को देखकर पिशाचनी ने कहा, वीर के पास जाना है तुझे? बहुत प्यार करती है उसे? हां, और मरते दम तक करती रहूंगी। ईशा ने गुस्से से पिशाचनी की तरफ देखते हुए कहा। तभी पिशाचनी ने ईशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, चाहे तू कितना भी प्यार करती हो मेरे वीर से, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार
उससे कोई नहीं कर सकता। मेरे और वीर के बीच में तू नहीं आ सकती। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा वीर मुझे यहां से ले जाएगा। ईशा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ईशा की बात पर पिशाचनी को गुस्सा आ गया और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि पिशाचनी ईशा के साथ कुछ भी करती, पिशाच लैला वहां आ गई और बोली, छोड़ दीजिए रात रानी, आप तो जानती हैं ना, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। पिशाच लैला की बात पर पिशाचनी अपनी मुट्ठियां भींचती रह गई। अगले दिन शिवगढ़ रिजॉर्ट में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिजॉर्ट पूरी तरह से मेहमानों से भर गया था। आज राहुल की हल्दी थी। उसके घर वाले बहुत खुश थे। उसके सभी दोस्त आज उसकी हल्दी में इकट्ठा हुए थे। हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने से पहले उसका दोस्त कुणाल भी आ गया। कुणाल को देखकर नितिन बोला, तू इतने दिन से कहां गायब था यार? ना तू फोन उठा रहा है और ना मैसेज का जवाब दे रहा है, और अब तो जब तेरा फोन मिलाओ तो नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर बताता है। आखिर माजरा क्या है? नितिन के इतने सारे सवालों पर कुणाल थोड़ा घबरा गया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, तभी वीर की नजर कुणाल पर पड़ी और वो बोला, अबे तू इतने दिन से कहां था? तू तो एकदम ईद का चांद हो रहा है। कुणाल अपने दोस्त को समझाते हुए बोला, बस भाई कुछ मत पूछो। असल में मैं यहां नहीं था। मैं 2 महीने से दिल्ली में जॉब कर रहा हूं। बहुत हेक्टिक जॉब है यार। दिन रात उसी में लगा रहता हूं। कल ही 2 दिन की छुट्टी पर घर आया था। जैसे ही राहुल की शादी के बारे में पता चला, सीधा यहां चला आया। कुणाल की बात सुनकर राहुल ने टोंट मारते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है कि तू कहीं विदेश घूमने गया था। हमसे सिर्फ जॉब का बहाना कर रहा है। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में वीर ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, पर तू अकेला क्यों आया है? अंकल कहाँ हैं? वीर का सवाल सुनकर कुणाल हड़बड़ा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो सोचते हुए बोला, तुम लोग तो जानते हो पापा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। इतना कहते हुए कुणाल अपने सभी दोस्तों के बीच में बैठ गया। तभी उसकी नजर स्टेज पर बैठी मोहिनी पर पड़ी, जिसने पीले रंग का लहंगा पहन रखा था। वो एक टक मोहिनी को देखने लगा। मोहिनी को देख 2 पल के लिए कुणाल सब कुछ भूल गया और मन में सोचने लगा, तुम सचमुच कितनी खूबसूरत लग रही हो मोहिनी। चाहे कुछ भी हो जाए मोहिनी, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। कुणाल ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर अपने साथ आए मेंढक मठरी पर पड़ी, जो कि खाने पर जुटा था और आसपास के लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो दौड़ के उसके पास गया और दांत पीसते हुए बोला, मठरी, तुम हम दोनों को फंसवाओगे। जरा अपने खाने का तरीका देख लो, पूरी भीड़ तुम्हें ही देख रही है। मेंढक मठरी बोला, क्या कुणाल, मैं तो तुम्हारे ही काम के लिए यहां आया हूं और अब तुम ही मुझे पेट भर के खाना भी नहीं खाने दे रहे। तुम्हें तो मालूम है मेरे लिए पेट पूजा से बढ़कर कुछ नहीं। लो तुम भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी बना है खाना। जैसे ही मेंढक मठरी ने कुणाल की तरफ अपनी प्लेट बढ़ाई, कुणाल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोला, बेवकूफ, तुम भूल रहे हो कि मैं एक पिशाच हूं और मैं ये सब कुछ नहीं खा सकता। कुणाल मेंढक मठरी को समझा ही रहा था, तभी उसने देखा कि नितिन और वीर उसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ये देख वो तुरंत उन लोगों के पास आ गया। तभी नितिन ने कहा, चलो यार कुछ दारू शारू हो जाए। आज तो जमकर पिएंगे और डांस करेंगे, क्योंकि आज तो मेरे यार की शादी है। कुछ देर बाद हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई। सभी लोग राहुल और मोहिनी को हल्दी लगा रहे थे। बाकी दूर से बैठकर उन दोनों को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितने खुश हैं राहुल और मोहिनी एक दूसरे के साथ। सच्चा प्यार शायद ऐसा ही होता है। सच्चे प्यार का नाम आते ही पाखी थोड़ा इमोशनल हो गई और सोचने लगी, शायद मेरे नसीब में सच्चा प्यार है ही नहीं। काश वीर भी मुझसे इसी तरह से प्यार करता होता। दूसरी तरफ वीर भी सबको दिखाने के लिए तो मुस्कुरा रहा था, मगर अंदर से वो भी ईशा के गम में डूबा हुआ था। उसको ईशा की बहुत याद आ रही थी। आज का ये मंजर देखकर वीर को अपनी और ईशा की हल्दी का दिन याद आ रहा था, लेकिन वो अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर अचानक पाखी आ गई। वीर की आंखों में नमी देखकर पाखी उसके दिल का हाल समझ गई और उसको दिलासा देते हुए बोली, मैं समझ सकती हूं कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो वीर, मगर परेशान न हो, ऊपर वाला बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देगा और तुम देखना, तुम्हारी ईशा तुम्हें वापस मिल जाएगी। पाखी की बात सुनकर वीर ने तुरंत कहा,
तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं पाखी। वीर की बात पर पाखी मन में सोचने लगी। मैं जानती हूं वीर कि तुम कभी अपनी फीलिंग्स मेरे साथ नहीं शेयर करोगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम ईशा को बहुत मिस कर रहे हो। पाखी और वीर आपस में बात कर रहे थे। तभी नितिन स्टेज पर पहुंच गया और वीर और कुणाल को आवाज देते हुए बोला, जल्दी सब लोग यहां आओ, हल्दी नहीं लगानी भाभी को। नितिन की बात पर मोहिनी हंसने लगी। इतने में वीर और कुणाल भी स्टेज पर आ गए। सबसे पहले वीर ने राहुल को हल्दी लगाई और उसके बाद मोहिनी के पास गया और उसे गाल पर हल्दी लगाते हुए बोला, कंग्रेचुलेशंस मोहिनी, भगवान करे तुम और राहुल हमेशा खुश रहो। वीर के बाद अगला नंबर नितिन का था। नितिन ने भी मोहिनी को हल्दी लगाई और उसके बाद कुणाल की बारी आई। कुणाल बड़े अजीब ढंग से मोहिनी को घूर रहा था, जिसे देख मोहिनी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। तभी उसने अपने हाथ में हल्दी ली और मोहिनी के गाल पर अजीब ढंग से मसलने लगा। जैसे ही कुणाल ने मोहिनी के गाल को छुआ, मोहिनी मन में सोचने लगी, ये क्या हो गया है कुणाल को? ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? क्या कभी मोहिनी जान पाएगी कुणाल के दिल में छिपी फीलिंग्स को? क्या कभी वीर और उसके दोस्तों को पता चलेगा कि कुणाल है एक पिशाच? क्या कभी वीर जान पाएगा कि पिशाचनी ने ईशा को कैद करके रखा है? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। ये कुणाल मुझे इस तरह से क्यों छू रहा था? कहीं उसके मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं है? इस बात को सोच मोहिनी काफी परेशान हो गई और उसने इशारे से राहुल को अपने पास बुलाया। हल्दी का फंक्शन जोर शोर से चल रहा था। तभी मोहिनी ने धीरे से राहुल से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राहुल। हाँ बोलो ना मोहिनी। मोहिनी ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी कुणाल मुझे हल्दी लगाने के लिए स्टेज पर आया था राहुल। हाँ तो क्या हुआ मोहिनी, इसमें कौन सी बात हो गई? कुछ नहीं, उसने जिस तरह से मुझे टच किया मुझे बड़ा अजीब लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी मुझसे? जैसे ही मोहिनी ने यह कहा, राहुल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, प्लीज मोहिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उस बात को 5 साल बीत चुके हैं। जब हम कॉलेज में थे इसलिए कुणाल ने तुम्हें प्रपोज कर दिया था, लेकिन अब उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ राहुल, मैं जानती हूं, लेकिन उसने जिस तरह से... इससे पहले कि मोहिनी अपनी बात को पूरी करती, राहुल ने आगे कहा, कुणाल मेरा जिगरी यार है मोहिनी, और वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम उसकी होने वाली भाभी हो। तो इसलिए प्लीज तुम बातें एज्यूम करना बंद करो और अपना फंक्शन एंजॉय करो। राहुल और मोहिनी आपस में बात कर ही रहे थे। इतने में वीर की मां सावित्री देवी स्टेज पर आ गई। सावित्री देवी को देखकर राहुल तुरंत खड़ा हो गया और बोला, आइए आंटी, आप मोहिनी के पास बैठिए। राहुल के जाते ही सावित्री ने मोहिनी को हल्दी लगाई और उसे आशीर्वाद देते हुए स्टेज से नीचे आ गई। तभी रमा ने सावित्री की आंखों में आंसू देख लिए और बोली, आप रो रही हो काकी? नहीं रमा, ये तो खुशी के आंसू हैं। किसी दूसरे की बेटी की शादी होते हुए देखती हूं तो सोचती हूं कि काश मेरी भी बेटी होती। पता नहीं ऊपर वाले ने मुझसे ये सुख क्यों छीन लिया। सावित्री की बात पर रमा कंफ्यूज हो गई और बोली, मैं कुछ समझी नहीं काकी। कुछ नहीं रमा, तू जा और जाकर आइसक्रीम खा ले। इतना कहकर सावित्री देवी ने बात बदल दी। अगले दिन राहुल के सभी मेहमान शिवगढ़ रिजॉर्ट का मजा उठा रहे थे। सुबह सुबह दूल्हा दुल्हन के घर वाले आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी राहुल को अकेला बैठा देख नितिन ने कहा, भाभी जी कहाँ है यार? तू यहां अकेला बैठा है? अरे तू तो जानता ही है ना, लड़कियों के कितने तामझाम होते हैं। मोहिनी जरूर शाम की मेहंदी की तैयारियां कर रही होगी। एक तरफ फैमिली के सभी लोग रिजॉर्ट के गार्डन एरिया में बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ मोहिनी अपने रूम के बाथरूम में नहा रही थी। अचानक से मोहिनी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा तो उसे किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई को देख मोहिनी बुरी तरह डर गई और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है? सामने से कोई जवाब न आने पर मोहिनी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और हिम्मत करते हुए बाथरूम से बाहर निकल आई। मोहिनी ने देखा कि उसके रूम में कोई भी नहीं है। यह देख उसने खुद से कहा, यह क्या हो गया है मुझे? मोहिनी ये सोच ही रही थी, तभी अचानक से उसे
पीछे से आकर किसी ने अपनी बाहों में भर लिया। ये देख मोहिनी ने कहा, राहुल ये क्या कर रहे हो तुम? इतना कहते हुए जैसे ही मोहिनी पीछे पलटी तो अपने सामने कुणाल को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो कुणाल को अपने से दूर करते हुए बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो कुणाल? कुछ नहीं मोहिनी, मैं तो तुमसे मिलने आया था। इतना कहते हुए कुणाल फिर से मोहिनी के करीब आ गया और उसके गालों पर उंगलियां फेरते हुए बोला, कुछ भी कहो मोहिनी, लेकिन तुम हो तो बहुत सुंदर। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रह सकूं, लेकिन देखो ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कुणाल? तुम जानते हो ना मैं राहुल की होने वाली बीवी हूं। मैं जानता हूं मोहिनी कि तुम्हारी और राहुल की शादी होने वाली है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो। तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे से चोरी चुपके मिल सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एंड आई स्वेयर, मुझे तुम्हारी और राहुल की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो कुणाल? अगर मैं तुम्हें पसंद करती होती तो आज से 5 साल पहले तुम्हारा प्रपोजल क्यों ठुकराती? चले जाओ यहां से। मोहिनी के मना करने के बावजूद कुणाल उसके करीब आ गया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। ये देख मोहिनी ने चीखना शुरू कर दिया, कोई है, बचाओ, राहुल, मम्मी, पापा। मोहिनी को चिल्लाते देख कुणाल उससे दूर हट गया और तुरंत गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज सीन क्रिएट मत करो मोहिनी, मैं जा रहा हूं, प्लीज किसी से कुछ मत कहना। मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्लीज मोहिनी, किसी से कुछ मत कहना। मैं कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। इतना कहते हुए कुणाल कमरे से बाहर चला गया। वहीं मोहिनी तुरंत मन में सोचने लगी, मुझे राहुल को कुणाल की सच्चाई बतानी होगी, ये गलत है। सभी लोगों को कुणाल की सच्चाई बताने के लिए मोहिनी जल्दी से नीचे गार्डन में आई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, नितिन ने उसे देखते हुए कहा, ले भाई राहुल, आ गई तेरी होने वाली दुल्हन। मोहिनी को देखकर राहुल भी मुस्कुराने लगा। सभी लोगों को इतना खुश देख मोहिनी मन में सोचने लगी, अगर मैंने इस वक्त सबको सच्चाई बताई तो सबका मूड खराब हो जाएगा, शादी के फंक्शंस बर्बाद हो जाएंगे। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। एक बार शादी ओवर हो जाए उसके बाद मैं कुणाल की सच्चाई सबको बताकर रहूंगी। जहां एक तरफ मोहिनी ने सारा सच जानने के बाद भी अपना मुंह बंद रखा, वहीं दूसरी तरफ दूसरी बार मोहिनी द्वारा ठुकराए जाने पर कुणाल अपना आपा खो चुका था। वो अपने कमरे में अपने हाथ पैर मसलते हुए कह रहा था, वो मुझे कैसे ठुकरा सकती है, मैं प्यार करता हूं उससे। बस बहुत हुआ मोहिनी, अब मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुणाल अपने कमरे में बैठा था, ये सब कुछ सोच रहा था। तभी मेंढक मटरी फुदकता हुआ उसके कमरे की खिड़की पर आ गया और बोला, क्यों परेशान हो? वैसे भी रात रानी ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, बताओ मैं क्या कर सकता हूं? मेंढक मटरी को देखते साथ ही कुणाल के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे दिमाग में एक प्लान है मटरी, उसके लिए तुम्हें राहुल का रूप धारण करना होगा। बोलो, कर पाओगे तुम इतना? कुणाल की इस बात को सुन मेंढक मटरी अपने इंसानी रूप में आ गया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, दूसरे का रूप धारण करना ये कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी हमारी तिलस्मी दुनिया में ये तो बाएं हाथ का खेल है। बताओ कब बनना है मुझे राहुल? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। इतना कहते हुए कुणाल की आंखों में बदला लेने की आग दिखाई देने लगी। शादी के दिन, राहुल की शादी का दिन आ चुका था। पूरा शिवगढ़ रिजॉर्ट दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शादी के जोड़े में मोहिनी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उसके स्वभाव में काफी बदलाव था। फेरों के समय राहुल ने मोहिनी से चुपके से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं मोहिनी, फाइनली हम दोनों एक होने वाले हैं। मोहिनी ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन सोचने लगी, काश ये बात मैं तुमसे भी कह पाती राहुल। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हो गई और पंडित जी ने कहा, यह विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। पूरी शादी होने के बाद पाखी मोहिनी को उसके कमरे में ले गई। रिजॉर्ट में एक स्पेशल स्वीट बुक किया गया था, जिसे खास तौर पर राहुल और मोहिनी के लिए सजाया गया था। उस कमरे को देखकर पाखी ने मोहिनी को छेड़ते हुए कहा, वाह मोहिनी, यू आर सो लकी, कितना प्यारा रूम है। पाखी की बात पर मोहिनी के चेहरे पर
कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। ये देख पाखी ने मन में कहा, ये मोहिनी को क्या हो गया? ये सुबह से इतने अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही है? मन में इस सवाल को लिए पाखी वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राहुल अपने रूम में जाने के लिए आगे बढ़ा, वीर ने उसे रोक लिया और बोला, कहाँ चल दिए बेटे? आज तो दोस्तों का टाइम स्टार्ट हुआ है, चल एक एक पैक हो जाए। जैसे ही वीर ने राहुल को रोकने की कोशिश की, नितिन तुरंत बोला, समझा कर यार, आज सुहागरात है उसकी, आज थोड़ी ना अपने दोस्तों के साथ बैठेगा। नितिन की इस बात पर राहुल शर्मा गया और बोला, क्या यार, बंद करो मुझे छेड़ना तुम लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सब। हाँ हाँ, सब समझते हैं हम, अब कहाँ हम दोस्त तुझे अच्छे लगेंगे? शादी जो हो गई है तेरी। कुछ तू भी बोलेगा कुणाल, या इस तरह से चुप ही खड़ा रहेगा? नितिन ने कुणाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुणाल जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, मन में सोचने लगा, मुझे तुम लोगों की इन बेवकूफ़ी वाली बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मेरी सुहागरात तो पहले ही हो चुकी है। इस बात को सोचते हुए कुणाल मन ही मन मुस्कुराया और फिर बोला, अरे यार जाने दो उसे, उसके रूम में मोहिनी भाभी उसका इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है जा, लेकिन एक सेल्फी तो ले ले हमारे साथ, ताकि हमेशा याद रहे हमें ये लम्हा। इतना कहते हुए नितिन ने अपना फोन निकाला और सेल्फी लेने लगा। उसने खूब ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक किए और उसके बाद राहुल अपने कमरे में चला गया। राहुल के जाने के बाद वीर ने कहा, तो चलो चलते हैं दोस्तों, नीचे पूल के पास चलते हैं। वैसे भी आज इस रिजॉर्ट में हमारा आखिरी दिन है। हाँ तू सही कह रहा है, नितिन ने कहा और सभी दोस्त नीचे पूल के पास ड्रिंक करने लगे। वीर अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। इतने में कुणाल ने कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं जा रहा हूं यार, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूं। तू ये कैसी बातें कर रहा है कुणाल, हमें अकेले छोड़कर चला जाएगा? कुणाल ने नितिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर सीधा अपने रूम की तरफ निकल गया। ये देख नितिन ने वीर से कहा, तुझे कुणाल कुछ बदला हुआ नहीं लगता आजकल? क्यों वीर, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। नितिन की बात पर वीर भी सोचने लगा और बोला, बात तो तू सही कह रहा है नितिन, कुछ तो है जो कुणाल हमसे छुपा रहा है। हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। शादी खत्म होने के बाद मैं उससे अकेले में बात जरूर करूंगा। अच्छा तू ये सब छोड़ और मुझे सारी पिक्चर्स सेंड कर। जैसे ही वीर ने नितिन से फोटो मांगी, नितिन ने सारी पिक्चर्स उसके नंबर पर ट्रांसफर कर दी। वीर ने तुरंत अपना फोन अनलॉक किया और पिक्चर्स को देखने लगा, लेकिन तभी उसे कुणाल के साथ सभी पिक्चर्स को देखकर एक बड़ा झटका लगा और उसने खुद से कहा, इन सारी पिक्चर्स से कुणाल कैसे गायब हो गया? उसकी फोटो तो आई ही नहीं। इस बात को सोच वीर हैरान था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ! इस चीख को सुनकर नितिन और वीर दोनों ही खड़े हो गए। तभी अचानक से राहुल के कमरे की खिड़की की कांच टूटने की आवाज आई। राहुल की चीख को सुनकर वीर तेजी से उसके रूम की तरफ भागा। जैसे ही उसने उसके रूम का दरवाजा खोला तो सामने राहुल लहूलुहान पड़ा था। उसके पेट में चाकू घोंपा हुआ था और वो दर्द से कर्रा रहा था। ये देख वीर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तभी उसने सामने राहुल के बेड पर देखा, जिस पर दुल्हन का जोड़ा पड़ा हुआ था। दुल्हन के जोड़े को देखकर वीर ने बस इतना कहा, मोहिनी कहाँ है राहुल? आखिर ऐसा क्या हुआ था राहुल के साथ? किसने घोंपा था उसके पेट में चाकू? क्या वीर जान पाएगा कुणाल का सच? आखिर क्या हुआ था मोहिनी के साथ? कहाँ गायब थी वो? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर।